देखिए, ये हमारी एमपी पुलिस 2023 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले हमने मैथ्स के 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में मैथ्स के हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और उनका डिस्कशन करने वाले हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 6 घंटे में 396 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो किलोमीटर पर घंटे में बस की चाल बताना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखें तो कार यानी कि बस और कार का क्या रेशियो दिया हुआ है। बस और कार का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 7:11। ठीक है, साथ में यहाँ पे कार का क्या बताया है, टाइम बताया है और साथ में डिस्टेंस। तो कार की स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 396/6 कर दोगे तो ये 66 बार चला जाएगा। तो स्पीड क्या आ जाएगी, कार की 66 आ जाएगी। अब कार का रेशियो क्या था, तो कार का रेशियो था 11। तो 11 की वैल्यू अगर 66 है तो कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। 11 छक्का 66। यहाँ भी आपका बस में भी 6 गुना होना चाहिए अगर ये है रेशियो के हिसाब से। तो 7 छंग क्या हो जाएगा, 42। यानी आप बोल सकते हो 42 किलोमीटर पर आवर बस की रफ्तार है अगर कार की 66 है तो। ठीक है, रेशियो के हिसाब से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यापारी 600 रुपये में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदता है। वह ए को 20% लाभ पर और बी को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में 8% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु ए का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे समझते हैं। आप तो ये जो 600 रुपये में ख़रीदता है उसको तो अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो। बस यहाँ से अपन इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे। 2 वस्तुएं हैं ए और बी है। ठीक है, और साथ में ये बताया है कि ए जो है इसको 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो ए की जो भी सीपी रहा होगा यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर रहा होगा। जब उसको बेचा गया तो सीपी क्या हो गया आपका, 120% हो गया। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं तो बी को 10% हानि पे बेचा गया। तो बी अपने आप में 100 के बराबर रहा होगा शुरुआत में। 10% अगर हानि हो गई तो फिर 90 में आपने बेचा होगा। ठीक, इन दोनों को करने के बाद पूरे सौदे को कह रहा 8% लाभ पे बेचा। तो पूरा सौदा अपने आप में क्रय मूल्य उसका 100 के बराबर रहा होगा। तो 8% लाभ यानी 108% हो गया। तो बीच में आपका क्या आ जाएगा, पूरा सौदा 108 आ जाएगा। अब एलिगेशन से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो 120 में 108 चले गए तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 12। और इधर 108 में 90 चले गए तो क्या बचेगा आपका, 18 बचेगा। ठीक, और छोटा कर लो, 6 दूनी 12, सॉरी 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, यानी 3:2 आ गया ए और बी का। अब यहाँ से कुछ भी आप निकाल सकते हो। शुरू में है क्या कि व्यापारी 600 रुपये में 2 वस्तुओं को देता है और ए का क्रय मूल्य पूछा है। तो 600 का देखो 3:2 है, तो यानी टोटल कितने रेशियो हो गए, 5x हो गए। x के रिस्पेक्ट में अगर 3 और 2 को लोगे, और जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी 600 है, दी हुई है। अब निकालना क्या है आपका, a का निकालना है। तो a कितना है, 3x है, 3 है। तो कैसे कर सकते हो, 600/5 और गुणे a के लिए a है तो 3, अगर b निकालना होता तो गुणे 2 करते। काट दो, 12×5 = 60, यानी 120 गुणे 3 करोगे तो 360 ए का क्रय मूल्य आ जाएगा 600 में से। बाकी इसमें से घटा दोगे तो बी का क्रय मूल्य आ जाएगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था एलिगेशन मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 5 दिन, 6 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य के लिए 2950 रुपये प्राप्त करते हैं। तो बी को कितने रुपए मिले। तो देखो ए, बी, सी की जितनी क्षमता होगी उतने ही रुपए मिलेंगे इन्हें। तो इनकी कार्य क्षमता निकाल लेता हूँ। देखो ए, बी और सी, ए 5 दिन में अकेले करता है, बी 6 दिन में और सी 8 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा। 5, 6 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। अब इसके टोटल वर्क से एक एक के टाइम को घटाओगे तो इफ़िशियंसी आ जाएगी, यानी एक दिन में कितनी यूनिट करते हैं काम। ए की बात करूँ तो 120/5 करोगे तो ए की आ जाएगी, कितनी आएगी, 24 आएगी। 24×5 = 120, यानी ए एक दिन में 24 यूनिट कार्य करता है, यानी कि इफ़िशियंसी इसकी 24 है। बी के लिए 120/6 करोगे तो 20 आ जाएगा।
सी के लिए 120/8 करोगे तो 15 आ जाएगा। इनकी अलग अलग इफ़िशियंसी आ गई। अब बोला क्या है, बोला ये है कि बी को कितनी धनराशि बनेगी। तो सबसे पहले सबको जोड़ लो, क्योंकि साथ में रुपए हैं, तो सबको जोड़ोगे तो 24 20 हो जाएगा 44, और 5 39 10 49, ठीक है। 20 20 40 10 50 9 59 59 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी तीनों की इफिशियंसी एक साथ में 59 आ गई। अब रुपए को इसी रेशियो में बांटना है, तो देखो 2950 टोटल रुपए हैं, इसको डिवाइड करोगे 59 से तो एक रेशियो आएगा, फिर गुणे कर दोगे आप जिसका निकालना है, तो बी का निकालना है, तो बी की इफिशियंसी थी कितनी 20 है, तो गुणे 20 कर दोगे। इसको सॉल्व करोगे तो 29 कितनी बार जाएगा ये, पंचे 295 और 0, तो 50 गुणे 20 करोगे तो 1000 आएगा, ठीक है। तो बी जो है ना 1000 धनराशि इसको मिलेगी 2950 में। सीधा सा है, जो इनका रेशियो है ना उसी रेशियो में इन्हें धन को बांटना है ना, इफिशियंसी की रेशियो, कार्य की क्षमता का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। यदि x/2y बराबर 4/9 है और 2/x बराबर 3/4 है तो y का मान निकालना है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं x/2y को, बराबर कितना है 4/9 है। इसको x/y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो x/y बराबर हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8/9 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देख लो, इसको क्या लिखा है 2/x बराबर 3/4 है, तो यहाँ से x फाइंड कर लो। तो x ले जाओगे तो ये इधर जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो और x इधर जाएगा, तो x बराबर 8/3 आ गया। अब x की वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे तो आपका y निकल के आ जाएगा। पुट कर देते हैं, देखो x/y बराबर कितना है 8/9 है, मैं x की जगह क्या रख दूंगा 8/3 रख दूंगा, तो 8/3 और बटे इस पर कितना है 22 है, और बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका 8/9 हो जाएगा। अब बाई निकालने के लिए इसको जब ऊपर ले जाओगे और सॉल्व करोगे, यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाई बराबर 3 आ जाएगा फाइनली, है ना, पक्षांतर करके। तो 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, सॉल्व करना। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि 2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से 5000 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीआई और एसआई दोनों निकाल लेना है इसी मूलधन पे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं एसआई की बात कर लेता हूँ, तो एसआई कितना 8% प्रतिवर्ष दर है, तो 2 वर्ष के लिए 16% हो जाएगा, तो 5000 का क्या करोगे 16% निकाल दोगे, वही आपका एसआई हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का 8 है तो 2 साल का 16% हो जाएगा, ठीक है। तो 16 पंचे 80 यानी 800, तो आपका क्या आ गया एसआई आ गया। अब सीआई निकाल लो, सीआई कैसे निकालोगे, 1 2 साल का अलग अलग निकालोगे। पहले साल कितना 8%, तो 5000 का 1% होता है 50, 8% होता है 400। दूसरे साल का भी 8% 400। अब दूसरे साल में जो पहले साल का 400 है इसका भी 8% जोड़ना पड़ेगा। 400 का 1% 4, 800 8% 4 8 32। अब देखो सबको इसको जोड़ोगे सीआई को, 4 4 800 और 800 और 32 832 हो गया। तो 800 और 32 में डिफरेंस कितने का है सीआई और एसआई में, तो 32 का है, तो 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि एक मिश्रण में 3:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:8 हो जाता है, तो मिश्रण की वास्तविक मात्रा लीटर में बताओ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ए फॉर एल्कोहल, डब्ल्यू फॉर वाटर, पानी, ठीक है। क्या रेशियो है 3:4 है, ठीक है, शुरुआत में बताया है। साथ में बोला है 8 लीटर पानी मिलाने पर क्या हो जाता है रेशियो, 5:8 हो जाता है। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो केवल पानी का रेशियो बढ़ना चाहिए, जबकि आपका एल्कोहल का रेशियो तो इक्वल ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 से 5 एल्कोहल भी बढ़ गया है, तो इसका मतलब एल्कोहल को बराबर करना पड़ेगा दोनों जगह। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, यानी दोनों को 15 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 3 का गुणा और यहाँ 5 का गुणा कर दो ऊपर वाले में, तो क्या बन जाएगा ये 15 15 बन जाएगा। अब यहाँ लिख देता हूँ नए जो आपके रेशियो निकल के है, एल्कोहल वाटर क्या निकल के आएगा, इसमें गुणा करोगे तो 5 3 15, और ये 5 का 4 में होगा तो 5 चौको 20। अब ये वाला रेशियो 5 3 15 और 8 3 24, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपका रेशियो होगा। ये कब होगा, जब 8 लीटर क्या कर देते हो पानी, तो पानी पहले 20 था, अब पानी कितना हो गया 24, यानी बढ़ा कितना 4, 4 बढ़ा कितने में 8 लीटर में, तो एक कितने बढ़ेगा 2 लीटर में, क्योंकि 8/4 करोगे 2 आएगा, तो एक रेशियो या एक यूनिट बढ़ा 2 लीटर में। तो आपको शुरुआती क्या है वास्तविक मात्रा बताना है, तो वास्तविक थी क्या, तो 15 + 20 कितना है 35, तो टोटल शुरुआती मात्रा कितनी थी 35 थी। और एक की वैल्यू अगर 2 है तो 35 की वैल्यू 35 दूनी 70 हो जाएगी,
और 70 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से आपको करना था। तो क्वेश्चन को आप रिवाइज करके ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए बी से 20% अधिक है, बी से 30% कम है, ए अगर 210 है तो सी का मान निकालना है। सबसे पहले आप एक चीज़ को यहाँ पे मानना पड़ेगा। माना किसको मानेंगे अपन समझते हैं। माना सी जो है आपका कितना है, 100 है, अपने आप में कुछ भी मान सकते हो, 100 यूनिट है या फिर कुछ है। तो बी क्या हो जाएगा, तो बी के बारे में क्या बताया कि बी सी से 30% कम है। अगर सी 100 है तो 30% कम यानी 70 होगा बी। ए के बारे में क्या है, ए बी से 20% अधिक है, यानी अगर बी 70 है तो 70 का 20% होता है 7 दूनी 14, यानी कि 70 में 14 जोड़ दो तो 84 क्या हो जाएगा ए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा। अब तीनों को छोटा कर लो तो 2 से कटेगा 2 50 हम 2 35 और ये कट जाएगा 2 से कितनी बार, 42 बार। ठीक है, तीनों के एक्स के रिस्पेक्ट में मान सकते हो। तो ए बी सी का रेशियो क्या है आपका, 42 35 और 50 है। ठीक है, अब दिया क्या है, तो ए की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू कितनी है 210 है, लेकिन ए की एक्चुअल में मात्रा की है तो 42x है। तो 42x की अगर वैल्यू कितनी है 210 है, तो यहाँ से x फाइंड कर सकते हो। कैसे, x बराबर 210 बटे क्या करोगे 42 करोगे, तो 42 पंचे 5 बार गया, तो x बराबर क्या है 5 आया। अब c का मान निकालना है, तो c है क्या, तो c आपका दिख रहा है यहाँ पे 50x है और x बराबर क्या है 5 है। तो 5 की वैल्यू x की वैल्यू रख दोगे तो 50 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा 250, तो 250 c हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसको करते हैं। देखो रेशियो क्या दिया हुआ है, महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:2। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाता है। महेश के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी यदि उसकी आयु, यानी उसके पुत्र की आयु अजय की वर्तमान आयु की आधी है। समझना, महेश और अजय हैं, इनकी वर्तमान आयु कितनी है 3x और 2x है, दिया हुआ है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाती है, अनुपात 11:8 हो जाता है। तो बना लेते हैं 3x प्लस 8 बटे 2x प्लस 8 बराबर कितना हो जाता है 11/8, यानी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब तिर्यक गुणा कर लो, x निकाल लो, तो ए जाएगा 8 का गुणा इसमें होगा ऊपर, तो 8 त्रिक 24x प्लस 8 टाई 64 बराबर 11 का नीचे होगा तो 11 दूनी 22x प्लस 11 अठे 88। ठीक है, पक्षांतर कर दो, 24 से इधर आएगा 2 22x, 2x बच जाएगा माइनस हो जाएगा तो बराबर 88, 64 उधर जाएगा माइनस होगा तो 88 में 64 जब घटा दोगे तो कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा 24। तो 2x बराबर क्या आ गया 24, तो x बराबर क्या आएगा 24/2 यानी 12 आ जाएगा। तो x बराबर क्या है 12 आया। अब x बराबर 12 आया, इनको पुट कर दो आप कहाँ पे, इनके रेशियो में। तो महेश कितना हो जाएगा 3x है तो 12 3 36 हो जाएगा, और ये जो है सामने वाला अजय ये 2x है यानी 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब बोला है कि महेश के पुत्र की वर्तमान आयु बताना है, और महेश के पुत्र की जो वर्तमान आयु है ना वो अजय की वर्तमान आयु की आधी है। तो अजय है कितने का वर्तमान 24 साल का है, तो 24 का आधा वही महेश का पुत्र होगा, तो 24 का आधा यानी 24/2 करोगे तो 12, यानी 12 क्या है महेश का पुत्र 12 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी रूल से समझने की कोशिश करना। 9 अंकों वाली संख्या है, कुछ इस तरह से लिखी हुई है जो 72 से क्या है विभाज्य है। तो रूट 7x माइनस 3y की वैल्यू निकालना है। तो 7x माइनस 3y की वैल्यू निकालने के लिए x और y की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कैसे निकालोगे x और y की वैल्यू, देखो 72 जो है ना अपने आप में 9 गुणे 8 है, 9 8 72 होता है, यानी अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड हो रही तो 9 और 8 दोनों से भी डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहले मैं 8 से डिवाइड करके इस संख्या को देखूंगा। मैं ये संख्या यहाँ लिख देता हूँ, आपका क्या है ये 89 56 3x 87 और 22 है। अगर 8 से 8 का विभाजन नियम बोलता क्या है कि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक यानी इकाई तरफ से लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट के 3 अंक हैं क्या, तो 87 और 22 है लास्ट के 3 अंक, है ना, ये देख सकते हो। तो अगर ये 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड है। तो अब सवाल ये बनता है कि 22 की जगह ऐसा क्या रख दूं कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो 22 की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो अगर 22 की जगह 1 रखूँगा तब भी नहीं होगा। तो 22 की जगह अगर मैं क्या रख दूँ, 22 बराबर क्या रख दूँ 2 रख दूँ तो ज़रूर डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 रखा 22 की जगह और 8 से जब डिवाइड किया तो 8 एक कम 8 8 9 72 यानी 109 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि 22 बराबर अपने क्वेश्चन का क्या है 2 है। अब ऊपर लिख देता हूँ 22 बराबर क्या है 2 है। अब x निकाल लो। x निकालने के लिए क्या नियम कहता है
कि 9 दिया हुआ है और 9 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है जब पूरी संख्या का डिजिसम यानी एक एक अंकों को जोड़ो और वो 9 से डिवाइड हो, तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो करके देखते हैं। देखो संख्या अपनी ये है, तो सभी के अंकों को जोड़ता हूँ, तो 9 8 17, 17 5 22, 6 28, 3 31 और 31, एक्स को भी छोड़ दो, 31 8 39, 39 7 46 और 2 48। तो 48 तो हो गया और साथ में क्या है, एक्स है। 48 तो हो गया और साथ में क्या है, एक्स है। तो अब 9 से क्या डिवाइड होगा, एक्स की जगह ऐसी क्या वैल्यू रख दूं कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है 9 पना 45, 9 छक्का 54 होता है। यानी कि अगर एक्स की जगह मैं क्या रख दूँ, 6 रख दूँ, तो ये बन जाएगा क्या, 48 + 6 54, और 54 जो है 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 9 छक्का 54। यानी कि आप बोल सकते हो कि y बराबर 2 मिल गया और x बराबर 6। अब दोनों वैल्यू को पुट कर दो कहाँ, √7x - 3y में, आपका आंसर मिल जाएगा। तो जब पुट करोगे तो 7x है तो 7 छंग 42 हो जाएगा 6, और -3y यानी 3 दूनी 6, तो रूट क्या आएगा 36, और √36 का मान क्या होता है 6, क्योंकि 6 का ये वो होता है स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर तो 6 आएगा। तो x और y की वैल्यू आई होप इसमें आप पुट कर लोगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, समझने की कोशिश करते हैं कि यदि बहुपद f(x) बराबर k² + 4 × x² + 13x + 4 एक शून्यक है, दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तो k का मान निकालना है। देखो आपके पास बहुपद क्या है, पहले तो मैं ये लिख देता हूँ। देखो f(x) बराबर क्या है आपके पास, k² + 4 × x² + 13x + 4k, ये आपका ax² + bx + c के फॉर्म में है। अब बोल रहा है कि एक शून्यक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। मैं मान लेता हूँ इनका शून्यक क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा आपके वैल्यू रहती हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। यानी कि अगर मैं बीटा की बात करूँ तो बीटा क्या हो जाएगा अपने आप में, अल्फ़ा का उल्टा, तो बीटा बराबर 1/α। इस चीज़ के यूज करेंगे अपन। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको एक चीज़ पता है कि मूलों का गुणनफल होता क्या है, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा डॉट बीटा, और ये बराबर कितना होता है, c/a। सबने पढ़ा होगा मूलों का योगफल -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। ठीक है, तो c और a हैं क्या, तो ये आपकी लास्ट ax² + bx + c के फॉर्म में जब रखोगे तो लास्ट वाला आपका क्या होता है, ये c वैल्यू है, ये आपकी किसकी वैल्यू है, b की है 13, और a के लिए क्या है आपका k² + 4 है। ठीक है, ax² + bx + c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू रख देता हूँ। तो सबसे पहले अल्फ़ा डॉट बीटा है, तो अल्फ़ा तो आपका रहन दो, और बीटा बराबर क्या है, तो बीटा बराबर व्युत्क्रम यानी 1/α मैंने यहाँ पे निकाला ही है, क्वेश्चन बताया है। तो बीटा का मान 1/α हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा ही कट जाएगा, और इधर बराबर में c/a आएगा क्या, तो c क्या है आपका 4k है। ठीक है, 4k है क्या c, और अपान a क्या है, k² + 4 है, क्या है k² + 4। तो यहाँ से क्या बच गया, एक बच गया। जब पक्षांतर करोगे k² + 4 को इधर, तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा k² + 4 बराबर कितना 4k, k² + 4 बराबर 4k। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आए करने के लिए जगह नहीं है, तो k² + 4 बराबर क्या आ गया 4k। ठीक है, k² + 4 बराबर क्या आ गया 4k। अब क्या करोगे, इसको पक्षांतर करोगे 4k को, तो k² - 4k और +4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये आप ध्यान से देखोगे ना, तो a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको ये दिख रहा होगा। किस तरह से, k - 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी हुई है, k² - 4k + 2, क्योंकि आपको पता है a - b का होल स्क्वायर होता क्या है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो एक्चुअल में k - 2 का होल स्क्वायर लिखा है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, k - 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, और बराबर कितना 0। तो अब दो आपके क्या मिल गए, k - 2 और k - 2 गुणनखंड मिल गए। तो k - 2 बराबर 0, तो k बराबर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, तो k बराबर आपका वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रिवाइज करके देखना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आपको ज़रूर आएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करने के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बोडमास रूल पे आधारित है, BODMAS बोडमास रूल, जिसमें आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, छोटा ब्रैकेट, फिर मझला, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब का होता है गुणा। ठीक है, डी मतलब डिवीजन यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इससे आपको सॉल्व करना है, पहले इस ब्रैकेट को करना,
फिर इस ब्रैकेट को अंदर और फिर दोनों का भाग दे देना। करके आपको खुद से करना है क्योंकि पेपर में आपको कोई बताने नहीं आएगा, लेकिन मैं इसका आपको आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर आएगा 3.95, जो आपका 3 और 4 के बीच में होगा। खुद से ट्राई करना, ठीक है, बोडमास रूल लगा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक वृत्त में दो जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर आंतरिक रूप से काटते हैं। यदि ए पी 3.5 सेंटीमीटर है, पी सी 5 सेंटीमीटर है और डी पी 7 सेंटीमीटर है, तो पी बी का माप निकालो। पहले फिगर बना लेते हैं। लेट सपोज ये क्या है, आपका एक वृत्त है, ठीक। इसमें से दो जीवाएं हैं, कौन कौन सी हैं, ए बी और सी डी। ये ए बी मान लो है और ये आपकी कितनी है, सी डी है, ठीक है। लिख देता हूँ ए बी, ये है सी डी, दो जीवाएं हैं। अब बोला है कि पी पर आंतरिक रूप से क्या करती हैं, काटती हैं। तो पी पर यानी अंदर आंतरिक रूप से काट रही हैं, दोनों को दिख रहा है, ठीक। इसके बाद कुछ वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है, ए पी की वैल्यू कितनी है, 3.5 है। ए पी यहाँ पे है 3.5, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ ए पी बराबर कितना है, 3.5। आप समझ तो गए होंगे ए पी कहाँ है, ए पी ये वाला है, पी से लेके ए तक की वैल्यू 3.5। फिर क्या दिया है, पी सी। पी सी कितना दिया है, पी सी दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। तो पी सी कहाँ है, तो पी से लेके सी तक की जो ये वाली वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक। और डी पी कितना दिया है, तो डी पी दिया है, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देता हूँ तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। रुको, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ये आपका वृत्त है, ठीक है। वृत्त पे क्या है, दो जीवाएं हैं आपकी ए बी और सी डी, ठीक है। लेट्स सपोज ए बी और सी और डी, जहाँ पे आपके पास ए पी की वैल्यू कितनी दी, पी पर काटता है और ए पी की वैल्यू कितनी है, 3.5 है। यानी इस वाले की वैल्यू कितनी है, 3.5 है। फिर दिया है पी सी की वैल्यू यानी पी और सी, इसकी दिया है 5 सेंटीमीटर। फिर डी पी यानी डी ये वाला है और पी, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो पी वी का मान निकालना है, यानी कि ये पी से लेके बी तक इस वाले का आपको मान निकालना है। कैसे निकालोगे समझते हैं। तो आपको ऐसी कंडीशन में ये पता है कि इनकी जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ना, एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि ए पी गुणे पी बी बराबर कितना हो जाएगा, पी सी गुणे पी डी, ठीक है। पी सी गुणे पी डी, यानी ये वाला ए पी जो है और गुणे ये पी बी, ये बराबर हो जाएगा कितने, पी सी गुणे पी डी के। अब यहाँ पे सभी के वैल्यू रख दो और साथ में निकाल क्या लो, पी वी निकाल लो। तो कैसे रखोगे, ए पी और पी वी की वैल्यू क्या है, तो ए पी की वैल्यू आपकी कितनी है, 3.5 है, दी हुई है। पी वी ही तो निकालना है, ठीक है, ठीक। और पी सी की वैल्यू कितनी है, तो पी सी की 5 है। पी सी की वैल्यू कितनी दी है आपकी, तो पी सी की वैल्यू दी हुई है आपकी यहाँ पे 5 दी हुई है, ठीक। और पी डी की वैल्यू कितनी दी है, डी पी या पी डी जो भी मानना हो, गुणे 7 दी है। अब पी वी निकालना है तो 5 गुणे 7 तो इधर है ही, और 3.5 को उधर ले जाओगे तो पी वी बच जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 5 सते 35 और 7 से 7 ये कट जाएगा, ऊपर केवल क्या बचेगा, 10 बचेगा क्योंकि पॉइंट है। तो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा पी वी की वैल्यू। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या लिखा हुआ है कि 16, 17 और 18, 16, 17, 18 डॉट डॉट करके 15 पदों तक का औसत बताना है। यानी कि यही क्रम आगे जा रहा है, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे करके आगे तक जा रहा है, कितने तक, 15 क्रम तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पे अगर 15 संख्याओं की मैं बात करूँ तो 7 संख्या इधर होगी, 7 संख्या इधर होगी और बीच में होगी 8वीं संख्या। 7, 7, 14 और बीच वाली एक संख्या, तब टोटल मिला कितनी संख्याएं हो जाएगी, 15 संख्याएं हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं औसत अगर क्रम में है ना, तो बीच वाला जो 8वां पद होगा वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ठीक है। अगर जब संख्याएं क्या हो आपकी क्रमागत हो तो आपको 8वां पद ही बताना है, वही औसत हो जाएगा। अगर मैं 8वां पद की बात करूँ तो कोई चीज़ 16 से शुरू हो रही, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आएगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3, 3, 6 और 2, 8, यानी 23 ही 8वां पद आपका हो जाएगा और 23 आपका औसत आ जाएगा। क्योंकि औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है अगर क्रम में, तो 15 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं इधर, 7 संख्याएं इधर, तो बीच वाला 8वां पद ही आपका क्या होगा, औसत हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो क्या बोल रहा है कि
त्रिज्या p सेंटीमीटर और p+2 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रित वृत्त एक कागज पर बनाए जाते हैं, उनके क्षेत्रफलों के बीच का अंतर 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तो p का मान क्या होगा। देखो, दो त्रिज्याएं हैं, यानी कि दो एक ही केंद्र के अंदर दो वृत्त हैं जिनकी अलग अलग त्रिज्याएं हैं, कागज पर बना है, जिनके बीच क्षेत्रफल का अंतर जो है 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तो p का मान निकालना है। ठीक, इसको आप बिना फिगर बनाए कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो एक आर आप, हाँ तो आपका जो यहाँ पे बड़ी वाली त्रिज्या होगी वो क्या होगी, आर बराबर, यानी कैपिटल आर क्या हो जाएगी, p+2 हो जाएगी, लिखी हुई है, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा आपका, p हो जाएगा। दोनों त्रिज्याएं हो गई। अब दोनों के बीच अंतर क्या है आपका, 44 वर्ग सेंटीमीटर का है। आपको पता है कि दोनों का अगर एरिया की मैं बात करूं तो एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे 2 है और दोनों के बीच का अंतर बताना है, यानी कि पहले वाले का पाई आर स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का पाई आर स्क्वायर। इन एरियाओं का क्या है डिफरेंस, 44 है। अब यहाँ से पाई पाई क्या है, दोनों में कॉमन है, तो पाई बाहर आ जाएगा। पाई की वैल्यू एक्चुअल में 22/7 होती है, तो मैं 22/7 को ही बाहर लिख लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर क्या है, p+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस स्मॉल आर यानी p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना है, 44 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कि 22 से कटेगा, 22 दूनी 44 और ऊपर जाएगा 7, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14। अब यहाँ पे जगह नहीं, इसका मिटा रहा हूँ, याद रखना p+2 का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर 14 अपने पास बचा हुआ है। ठीक है, p+2 का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर कितना बचा था, 14 बचा था। ठीक है, अब p+2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 प्लस 2p माइनस p स्क्वायर ये वाला है बराबर 14। ये p स्क्वायर प्लस से माइनस कट जाएगा और ये 2p बराबर क्या बचेगा, -4 हो जाएगा। इधर +4 को ले जाओगे तो 14 में 4 चला गया 10, तो p बराबर क्या आएगा, 10/2 यानी 5 आ जाएगा। तो p बराबर क्या होगा, 5 राइट आंसर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, पहली फेंक पर एक भाज्य संख्या और दूसरी फेंक पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके खुद की, यानी एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कटे, वो भाज्य संख्या है। जैसे कि आपकी 4 हो गई, 6 हो गई। ठीक है, 2 भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 2 खुद से कटती है और 1 से कटती है, तो अभाज्य हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बताना है। तो एक पासे को 2 बार फेंकते हैं, तो पहली बार फेंकने पे भाज्य संख्या है और दूसरी बार फेंकने पर अभाज्य संख्या है। तो अब भाज्य और अभाज्य 1 से लेकर 6 तक के पासे में कितनी बार होती हैं, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखो, भाज्य संख्याएं जो पासे में होती हैं वो होती हैं 4 और 6, 2 भाज्य नहीं है, पहले ही बता दिया। अभाज्य कितनी संख्याएं होती हैं पासे में, तो अभाज्य होती हैं 2, 3 और 5। एक जो है ना भाज्य होता ना अभाज्य होता, ये भी ध्यान रखना। अब प्रायिकता क्या बनेगी, तो प्रायिकता बराबर क्या होती है, प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल अनुपात बटे टोटल। तो टोटल क्या है, तो आपको पता है टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल आपके होते कितने हैं, 6 पद हैं, तो टोटल तो आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। और प्रायिकता आपकी किसकी बताना है, यहाँ पे भाज्य और अभाज्य की। तो भाज्य और अभाज्य की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भाज्य की प्रायिकता कितनी है, तो भाज्य की अगर सबसे पहले प्रायिकता निकालूँ तो 2 ही भाज्य है, तो 2/6 यानी 1/3 आ जाएगी भाज्य की प्रायिकता। किसकी, भाज्य की 1/3। अभाज्य की अगर मैं बात करूँगा तो अभाज्य कितनी है, 3 है, तो टोटल 6 में से 3 यानी 3/6 करोगे, 3 एक कम 3 यानी 1/2, तो अभाज्य की 1/2 आ जाएगी। तो भाज्य और अभाज्य की जब दोनों आ जाए ना, तो दोनों को जब गुणा करोगे तब टोटल की प्रायिकता आएगी। तो 1/3 गुणे 1/2 करोगे तो 1/6 आएगा, और 1/6 इसका राइट आंसर होगा। तो रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि यदि 2a + 3/a - 1 बराबर 11 है, तो 4a² + 9/a² का मान ज्ञात कीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल में ये है और यहाँ से ये आपको बनाना है। ठीक है, तो 2a + 3/a - 1 बराबर 11 है, तो 2a + 3/a
बराबर ये 1 माइनस है तो इधर जाएगा प्लस होगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे, क्या करोगे, वर्ग। तो इसका वर्ग होगा तो 12 का वर्ग 144 होता है, और इसका जब वर्ग करोगे तो 2a प्लस 3/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 2a प्लस 3/a का होल स्क्वायर होता क्या है, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर होगा प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए क्या है, 2a है, प्लस b कितना है, 3/a है, फिर प्लस b स्क्वायर, यानी 3/a का स्क्वायर करोगे तो 9 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर इधर क्या था, 144 था। अब सॉल्व करते हैं तो 4a स्क्वायर यहाँ है प्लस 9/a स्क्वायर है, यहाँ लिख देता हूँ 4a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर, और साथ में 2 दूनी 4 थे 12, ठीक है, 12 है आपका साथ में, और बराबर इधर क्या है, 144 है। अब यही तो प्राप्त करना था अपने को, देखो 4a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर, तो इतना तो छोड़ दो, और 12 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 144 माइनस 12, तो ये आपका कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 132, ठीक है। तो 132 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ये बना के। तो इस तरह से आपको करना था, कुछ भी नहीं करना था, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना था तो ये आ जाता, और यहाँ से आपका पक्षांतर करके निकाल लेना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, क्या बोल रहा है समझते हैं। देखो बोल रहा है कि एक सीढ़ी की एक दीवार के खिलाफ खड़ी की गई है, सीढ़ी के तल और दीवार के बीच का कोण 45 डिग्री है, सीढ़ी का तल दीवार से 6.6 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई बताइए। इस तरह से आपका क्या है, एक दीवार है, दीवार से क्या है, तिरछी लगा के ये वाली सीढ़ी खड़ी की गई है, ठीक है। इसका कोण कितना है, 45 डिग्री है, ठीक। इसके बाद आपका दिया है कि सीढ़ी का ये तल है, यहाँ से लेके यहाँ दीवार की जो दूरी है कितनी है, 6.6 मीटर है, और सीढ़ी की लंबाई यानी ये x, ये वाली लंबाई आपको बतानी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अपने को निकालना अगर x है और ये आता किस में है, x, तो cos थीटा में आता है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, cos 45 डिग्री बराबर, cos थीटा बराबर होता है क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका 6.6 है, बटे कर्ण x है, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, बराबर क्या हो जाएगा 6.6 और इंटू एक्स। तो x को इधर ले जाओगे तो x बराबर क्या आएगा 6.6√2, और 6.6√2 आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। कॉस क्यों लगाए, इसलिए कॉस लगाए क्योंकि अपने को आधार बताना था, सॉरी कर्ण बताना था, और ये आधार बटे कर्ण कॉस के ही फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है समझते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, समझने की कोशिश करना। एक हाल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हाल का आयतन बताओ, ठीक। सबसे पहले अगर मैं फर्श के क्षेत्रफल की बात करूं तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फर्श का एरिया क्या हो जाएगा, ये आपको दिख रहा 15 × 12 है, यानी 15 × 12 करोगे तो 180 होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई फर्श का। और यही आपका छत का भी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा छत का भी एरिया, क्योंकि फर्श और छत ऊपर नीचे समान है, और जब समान है तो उनका एरिया क्या होगा, सेम ही होगा लंबाई चौड़ाई। तो 15 × 12 फिर कर दोगे तो 180 हो जाएगा छत का एरिया। टोटल कर लोगे, अगर कुल फर्श और छत दोनों का मिला लोगे तो टोटल दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा टोटल। टोटल एरिया यहाँ से कितना आ जाएगा, फर्श और छत का 360 आ जाएगा। अब बोला है कि चार दीवारों का क्षेत्रफल का योग के बराबर है, तो सबसे पहले आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप ये जान लो। तो चारों दीवारों को जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, दीवार का क्षेत्रफल एरिया, वो होता है आपका 2 × h, और साथ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई कितनी है, 15 + 12 है, और 2 × h, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, इसमें से दिया हुआ है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 15 × 12 कितना हो जाएगा, 27, और इंटू 2h यानी 54h हो जाएगा। यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया, 54h आ गया। अब यहाँ से आपको निकालना क्या था, हाल का आयतन निकालना था। तो हाल का आयतन होता क्या है, तो हाल का आयतन जो होता है ना, आपका हाल घनाभ होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो हाल का आयतन हो जाएगा LBH, क्या हो जाएगा LBH। यहाँ पे आप L और B की वैल्यू रख सकते हो।
और साथ में एच की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि चारों दीवारों को क्षेत्रफल आपका 54 आया और वो जो 54 है ना, क्वेश्चन में बोला है कि इनके छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। 54 अपने आप में ये 360 की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का फर्श और छत का योग 360 है। तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा, तो एच आ जाएगा आपका 360 बटे जब 54 करोगे ना, तो एच आएगा आपका 20/3 और एच जब 20/3 आएगा तो यहाँ LBH में तीनों का हाल का आयतन निकालने के लिए फार्मूला घन आपका LBH है, जिसमें से आपको LB तो पता ही था 15 और 12 और 15 × 12 और h कितना है 20/3 है। तो 15 × 12 × 20/3 करोगे तो कटे पिटे आपका 1200 आएगा और 1200 मीटर क्यूब यही क्या हो जाएगा, हाल का आयतन हो जाएगा। क्वेश्चन को रिवाइज करके देखना, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष मतदाता साक्षर हैं और 33.33% महिलाएं क्या हैं, निरक्षर हैं। तो कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर हैं, एक एक स्टेप से करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा। देखो मेल के बारे में क्या है कि 55% क्या है, मेल है। अगर यहाँ पे समझना, अगर 55 मेल हैं तो 45% क्या होंगी, फीमेल होंगी, क्योंकि टोटल तो 100% होता है। अब इन 55 में से क्या बताया है कि 40% पुरुष क्या है, साक्षर हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर 40% पुरुष साक्षर हैं इस 55 में से, तो 60% क्या होंगी, निरक्षर होंगे, यानी बिना पढ़े लिखे। इधर फीमेल के बारे में बताया गया है कि 33.33% महिलाएं निरक्षर हैं। 33.33 को 1/3 में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी 3 महिलाओं में 1 महिला क्या है, निरक्षर है। तो सीधी सी बात है, अगर 1 महिला निरक्षर है बिना पढ़ी, तो 2 महिला क्या होंगी, 3 में से पढ़ी लिखी होंगी। अब पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर हैं, तो साक्षर वालों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फीमेल साक्षर की बात करूँगा। तो फीमेल साक्षर का अगर 45 की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो 2 की वैल्यू, क्योंकि 2 साक्षर है 1 निरक्षर है, ठीक है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू 15 होगी और 2 की वैल्यू 30, यानी 30 फीमेल जो है ना ये पढ़ी लिखी हैं, क्या है, साक्षर हैं। 30 फीमेल साक्षर है यहाँ से। अब मेल कितने साक्षर है उनको भी कर लेता हूँ। तो अगर 40% साक्षर है तो 55 का अगर 40% आप निकालोगे तो कितना होगा, 55 का जब आप 40% निकालोगे तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20, यानी कि 20 2 22। 55 का 40% कितना होता है, 22 होता है। तो 22 पढ़े लिखे मेल हो गए और 30 पढ़ी लिखी फीमेल हो गई, और 30 और 22 को जोड़ोगे तो 52% क्या है, टोटल साक्षर है। तो क्वेश्चन को रिवाइज करके देखना। और ये था आज का पूरा वीडियो। बाकी वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इन क्वेश्चनों को अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार रिवाइज करके खुद से ट्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में आपको कोई सॉल्व कराने नहीं आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए